हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विवेक पांडे, आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर का माइंड मैप एंड डिस्कशन अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इसमें किस टॉपिक से आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं, हमारे इस सीरीज़ में हम लोग जो जितने भी क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन हर एक चैप्टर की एक टॉपिक्स की एक सीक्वेंस की लॉजिकल लिस्ट बनाते हैं और जिसको हम डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं और इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं माइंड मैप। सो आज के इसमें अभी तक हम लोग क्लास 11th ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 12th के भी बुक 1 लगभग ख़त्म हो चुकी है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद बुक 1 का लास्ट चैप्टर होगा क्लास 12th की। तो इसमें हमारे दो एम रहते हैं कि सबसे पहले आपके दिमाग में हर एक टॉपिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, उस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एक छोटे से डायग्राम के टर्म्स में आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरा, एग्ज़ाम में पिछले 10 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम उन टॉपिक्स के ऊपर टैग कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको पता चल सके ईजिली कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज साइकोलॉजिकल, जिसमें हम लोग का एम ये है कि फिजिक्स एज ए एंटायर बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप हर एक चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लेते हो और उसके बाद उन टॉपिक्स उनमें से जो सबसे रिलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप स्टार मार्क कर लेते हो, उनको आप टैग कर लेते हो, तो आपकी पढ़ाई में ऑलरेडी काफ़ी सारी जो बर्डन है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाता है। एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज द प्रैक्टिस इन अ वेरी स्मॉल टाइम। यू कैन रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर अगेन काफ़ी प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप मान के चलिए कि EMI और AC ये दोनों लगभग एक साथ ही माने जाते हैं। तो EMI और AC को मिला करके ओवरऑल लगभग 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम में आते हैं। तो EMI में हमने देखा था कि 1 क्वेश्चन आया, AC में आप देखोगे ऑन एन एवरेज लगभग 1 या 2 कंटिन्यूसली क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर फाइनली रिलेट होते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहली चीज़ ही क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहला लेक्चर ही हमारा यही होता है कि हाउ टू नो दैट इफ गिवन करंट इज ऑल्टरनेटिंग और नॉट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग। तो वही AC की बेसिक डेफिनेशंस, ग्राफ्स, डेफिनेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऑल्टरनेटिंग है, ये डायरेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं ऑल्टरनेटिंग, जनरली पीरियोडिक करंट्स देखते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो कंटिन्यूसली हमारी वैल्यूज चेंज करता है। तो जब हमको इफेक्टिव पावर या कोई इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इसका एवरेज या मीन लेते हैं। तो हम 2 तरह के मीन को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं यहाँ पे, एक तो RMS एंड मीन वैल्यूज। सो RMS और ये मीन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एरिया को इंटीग्रेट फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जिस लिमिट में आपने इंटीग्रेट किया था उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको मीन मिल जाता है। वहीं जब आप fx को इंटीग्रेट करने के बजाय fx के स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हो और सेम मीन का प्रोसेस अप्लाई करते हो तो आपको fx के स्क्वायर का मीन मिल जाता है और उसका जब हम रूट ले लेते हैं तो वो RMS रूट मीन ऑफ स्क्वायर्स हो जाता है। क्यों ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, क्यों आखिर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर लिया गया, ये चीज़ हमें समझ में आती है जब हम लोग पावर डिफाइन करते हैं, क्योंकि पावर इज I स्क्वायर R। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया लेकिन इंस्टेंटेनियसली करंट चेंज हो रहा है। सो व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज पावर यू नीड टू इंटीग्रेट दिस I स्क्वायर। तो इसीलिए आप करंट के फंक्शन को स्क्वायर करके एवरेज लेते हो और फिर उसके बाद रूट लेने से आपको उसकी I की एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है जिसको हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। तो वहीं से ही ये RMS और मीन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम लोग यहाँ पे AC वोल्टेज सोर्स जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे EMI में, AC जनरेटर ही AC वोल्टेज सोर्स होता है जिसका हम लोग वोल्टेज
V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिखते हैं। यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस किया जाता है कि अब हमें एक नया सोर्स मिला है ऑल्टरनेटिंग करंट का, जिसको अगर हम किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो AC करंट होगा। और अब काम आता है इस सोर्स को सर्किट में लगाने का, और यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है फिर सर्किट एनालिसिस इन AC। यानी इस AC सोर्स के साथ हम रजिस्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, इंडक्टर भी लगाते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन LCR को भी लगाते हैं, और उसके बाद करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यही AC सर्किट एनालिसिस होता है। यानी सर्किट तो जब आपको एक नया ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स मिल गया है, एक नई टाइप की बैटरी मिल गई है जो हमारे पुराने करंट वाले चैप्टर से बिल्कुल अलग है, वो डायरेक्ट DC बैटरी थी, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेस है, तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि भाई ये बैटरी कितना करंट जनरेट करेगी डिफरेंट सर्किट के एलिमेंट्स में। तो इसी में जो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, प्योर सर्किट्स, यानी प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स को पढ़ते हैं। यानी हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स मिला है, ये वोल्टेज सोर्स जिसको आप रिप्रेजेंट इस तरह से करते हो, इसको आप कनेक्ट करते हो सिर्फ रजिस्टर से, सिर्फ कैपेसिटर से और सिर्फ इंडक्टर से, तो आपको करंट की वैल्यू क्या मिलती है इसकी स्टडी की जाती है यहाँ पे। मतलब बेसिक KCL KVL के कॉन्सेप्ट लगा के फिर यहाँ पे जब आप इस चीज को इस प्योरली सर्किट के अंदर आप सबसे पहले वेरिएशन ऑफ, मतलब सबसे पहले आप करंट कैलकुलेट करते हो, और करंट के बाद आप इसी सर्किट में पावर, इंस्टेंटेनियस पावर भी कैलकुलेट करते हो, इंस्टेंटेनियस पावर, और इसी सर्किट में आप इन दोनों का ग्राफ भी स्टडी करते हो। ये करंट और वोल्टेज में एक साथ लिख देता हूं, ग्राफ, और आप देखने की कोशिश करते हो क्यों ग्राफ बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक फंक्शन है। आपका जो करंट है वो एक वैल्यू नहीं है, वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक फंक्शन से एक फंक्शन, एक वोल्टेज भी एक फंक्शन था, उससे करंट का फंक्शन मिला, और वो दोनों फंक्शन आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं, फंक्शंस, दैट इज व्हाट वी स्टडी हियर। फिर यहीं पे ही आप कुछ टर्म्स डिफाइन करते हो, इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही थी स्टडी, इसी को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे XL और XC, ये दो नए टर्म रिएक्टेंसेस को डिफाइन करते हैं। वो होता ही यहीं पे है प्योरली सर्किट्स के अंदर। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग टर्न तब आता है जब हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं, मतलब LCR सीरीज, LR CR या LCR, अगर इन तीनों को सीरीज में लगा के अपने AC सोर्स के साथ लगा दूं तो करंट क्या होगा, दैट इज LCR सर्किट्स, LCR सीरीज सर्किट। तो सर्किट एनालिसिस में जब हम इन कैपेसिटर इंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो उसको LCR सर्किट कहते हैं। हम सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वाले के बारे में बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इन जनरल अपने को करना नहीं है। तो सीरीज LCR में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे सामने जब तीन एलिमेंट्स लगे होते हैं, तीनों के वोल्टेजेस अलग अलग फंक्शन है, VL VC VR। अब वो कैसे निकाला जाए कि किसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ध्यान रहे बच्चों, वो वोल्टेज वैल्यू नहीं है, वो वोल्टेज वो एक फंक्शन होगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फेजर मेथड, फेजर मेथड। फेजर मेथड की मदद से हम लोग सर्किट के अंदर करंट लिखते हैं, VC VL VR लिखते हैं, और इसी की मदद से हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं फॉर इन जनरल सर्किट्स। तो बाद में इसी चीज़ को, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल। जिसमें हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल और इसकी मदद से
Z इम्पीडेंस डिफाइन करते हैं, फाई फेज डिफरेंस डिफाइन करते हैं, और उसके बाद कॉस फाई पावर फैक्टर डिफाइन करते हैं। मतलब फेजर मेथड के जो रिजल्ट्स आए थे उनको याद रखने के लिए एक तरीका होता है जो कि किसी भी LCR सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। यही नहीं, फेजर मेथड से हम लोग इन सब की रीडिंग्स को भी मेजर करते हैं, द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। फिर जब LCR सर्किट में हमने फेजर मेथड की मदद से करंट और वोल्टेजेस लिख लिए, उनकी रीडिंग लिख ली, एवरेज वैल्यू निकाल ली, RMS, VRMS, IRMS निकल लिया, मतलब यहाँ पे फिर VRMS और IRMS वैल्यूज भी आ जाती हैं। फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद हम इस सर्किट के अंदर पढ़ते हैं इसकी पावर कि भाई इसके अंदर कितनी एवरेज पावर ट्रांसमिट हो रही है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ LCR सर्किट। तो पावर एनालिसिस ऑफ LCR, इसके अंदर बच्चों सबसे पहली जो चीज आती है पावर फैक्टर, जिसको हम लोग cos फाई बोलते हैं, और इस cos फाई की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये डिफरेंट इसके जो केसेस बनते हैं वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है पावर फैक्टर में। फिर इसी का एक स्पेशल केस होता है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, जिसमें पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, XC इज इक्वल टू XL हो जाता है, ओमेगा नॉट 1/√LC हो जाती है, और Z R हो जाता है। तो आप देखेंगे बेसिकली ये है मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर। तो तभी किसी भी सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो जाएगा या मैक्सिमम करंट आएगा जब उसके अंदर पावर डिलीवरी मैक्सिमम होगी। तो वही कॉन्सेप्ट है ये रेजोनेंस का। फिर रेजोनेंस के अंदर ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर से या Q फैक्टर से भी कहते हैं। ये Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू ओमेगा L/R से याद रख सकते हैं बच्चों हम लोग। ये ओमेगा की वैल्यू वही थी 1/√LC, वो डाल दोगे तो Q की वैल्यू आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। कोई रेजोनेंस के अंदर विड्थ पतली होती है, कोई रेजोनेंस के अंदर विड्थ चौड़ी होती है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इसी पावर एनालिसिस ऑफ LCR के अंदर आता है। ऐसे ही एक टर्म और इंटरेस्टिंग सा टर्म इसमें ऐड हो जाता है, अगर आपको याद हो, आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो वॉटलेस करंट। तो फेजर डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं करंट का कंपोनेंट जो कि वोल्टेज के अलोंग है और वोल्टेज के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ऑफ करंट इज I, मतलब I sin फाई इज बेसिकली वॉटलेस करंट, और वोल्टेज के अलोंग वाला जो I cos फाई इज वॉट फुल करंट। सो वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट। तो आपने देखा कि एक तरह से आपने LCR के बारे में करंट वोल्टेज लिखे, LCR की पावर लिखी, पावर के अंदर रेजोनेंस दिखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LC एंड R। मतलब हमने LCR के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में सब कुछ जान लिया कि किसी सर्किट में LCR लगे हैं तो किसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, करंट कितना होगा, कब पावर मैक्सिमम होगी, वॉटलेस करंट क्या होगा। ये सारा एनालिसिस अबाउट अ सिंगल टाइप ऑफ सर्किट LCR। अब इसी LCR के अंदर कभी कभी L मिसिंग हुआ तो CR सर्किट बन गया। और आपके NCERT में जैसे सॉलिड एग्जांपल है कि भाई एक बल्ब लगा हुआ है एक कैपेसिटर के साथ और साथ में एक AC सोर्स लगा हुआ है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो बल्ब की ब्राइटनेस को क्या होगा। तो वो यही क्वेश्चन है। मान लो बल्ब के साथ एक इंडक्टर लगा हुआ, उसमें अगर मैं आयरन रॉड को अगर उसमें इंसर्ट करूं इंडक्टर के अंदर, तो आपकी बल्ब की ब्राइटनेस में क्या होगा, तो वहाँ पे ओमेगा L बढ़ जाता है, Z बढ़ जाता है, तो उससे आपकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये सारे के सारी एनालिसिस क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर घूमते हैं। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पावर एनालिसिस ऑफ अ
series combination of either LC, RC or all of the three LCR। फिर उसके बाद जब आपने LCR को पूरी तरह से पढ़ लिया, उसकी पावर और पढ़ ली, तो फिर हम लोग वापस सर्किट एनालिसिस में चलेंगे और हम इस बार LCR सीरीज के बजाय LCR पैरेलल की बात करते हैं। तो वहीं पे ही LCR पैरेलल। तो बच्चों ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया, वैसे जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपके सिर्फ एम्स के पेपर्स में आया, ये पहले नीट में कभी नहीं आया इससे, लेकिन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाली होती है वो है रेजोनेंस कंडीशन। भाई एलसीआर अगर पैरेलल में है तो इसके रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, कब इसके अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ऑफ कोर्स रेजोनेंस की कंडीशन के अलावा जब आप इसका पूरा फेजर डायग्राम की मदद से एनालिसिस करते हो तो वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं इसके अंदर। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं इसके बाद इसमें आता है एलसी ऑसिलेशंस, यानी अगर मैं रेजिस्टेंस हटा दूं, अभी तक के हमारे सर्किट में हर जगह एलसीआर में आर जरूर होता था, लेकिन जब हम आर को हटा देते तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी देखने में समझ में आती कि एल और सी अगर सिर्फ बचते हैं तो एल और सी आपस में ऑसिलेट करने लग जाते हैं, मतलब उनके क्योंकि दोनों के दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी एनर्जी सिस्टम के अंदर रहेगी वो कंजर्व हो जाएगी, इंडक्टर से एनर्जी कैपेसिटर में चली जाती है, कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर में चली जाती है, और करंट और वोल्टेज उसके अंदर ऑसिलेट करते हैं, इसलिए एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो आती है निकल के, वो वही निकल के आती है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, एलसी 1/√LC। फिर इसके अंदर वेरिएशन ऑफ आई एंड चार्ज, करंट और चार्ज का जो वेरिएशन है, टाइम वेरिएशन ऑफ आई एंड चार्ज। एंड थर्ड वेरिएशन ऑफ एनर्जी, इंडक्टिव एनर्जी एंड कैपेसिटिव एनर्जी, हाफ LI² हाफ CV² वाले जो क्वेश्चन है, मतलब एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, एलसी ऑसिलेशन में एक चीज़ और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो बच्चों। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक एंड वाइस वर्सा। सेम टाइप की चीज़ हम लोग देखते हैं जब हमें एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को लगा देते हैं, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है वैसे यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन होता है। तो इसी चीज़ को मैकेनिकल एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस बोलते हैं, मैकेनिकल एनालॉगस, जहाँ पे आप इंडक्टेंस को इनर्शिया बोल देते हो, कैपेसिटेंस को के बोल देते हो, रेजिस्टेंस को एनर्जी, वो जैसे विस्कस फोर्स का जो रेजिस्टिव फ्रिक्शन होता है वैसे ही आर को बोल देते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक कंपैरिजन है, मैथमेटिकल कंपैरिजन की। दो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं लेकिन मैथमेटिकली दोनों सेम है। मीन्स दिखने में आपको लग रहा है कि यहाँ तो करंट और वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है, वहाँ पे स्प्रिंग और ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, बट व्हेन यू आस्क अ मैथमेटिक्स both can be explained by the same function sin omega t, and that is the beauty of maths. That is why we call math as the language of nature, because language indirectly, although the processes seem entirely different, but the variation, the inherent maths is same for both. That is the beauty of, that is what they want to express here. That is what they want to tell here, that look, mathematics is nature, or nature, the language of nature should be or is mathematics. And finally बच्चों इसके अंदर जनरली टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया था वो ट्रांसफॉर्मर, लेकिन एनसीईआरटी में वो इस चैप्टर में गिवन है। बट लिंकेज के हिसाब से देखा जाए, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में ज़्यादा अच्छे से फिट बैठता है, बट फिर भी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जनरली सारी किताबों में ट्रांसफार्मर को इसी के साथ एसोसिएट किया गया है। तो मैं इसका एक अलग से
ट्रांसफॉर्मर्स टॉपिक लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको याद होगा N1 by N2 इज इक्वल टू V1 by V2 इज इक्वल टू I2 by I1। दूसरा इसका रिजल्ट था एफिशिएंसी, तीसरा इसके लॉसेस, तो उसको भी हम यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट AC। ध्यान रहे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग कि आखिर LCR सर्किट के अंदर ये Z, फाई और cos फाई की मदद से हम ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर LC, मतलब फॉर इंटायर AC चैप्टर। सो अब मैं हट जाता हूँ साइड में, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्विकली आफ्टर दिस विल डिस्कस what are the important previous year questions, or what are the previous 10 year questions which came from the this chapter, and we'll see which topics in this chapters are most asked in past 10 years.